हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने सीजीपीएससी मेंस की तैयारी की थी और उसका परीक्षा हो चुका है। ये परीक्षा कल ही हुई है, जो दिनांक था 27/5/2022 को, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 46 थी। ये है पेपर 4, जिसमें भाग 2 में मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जो 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें भी वैसे ही 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीजीपीएससी 2021 का जो नोटिफिकेशन जिसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स दिया था, उसी का मेंस अभी हो रहा है 2022 में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये सारा इंस्ट्रक्शन था क्वेश्चन के बारे में, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है 2 मार्क्स के लिए, यानी 1 to 6 फर्स्ट 6 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए हैं। इसको 30 शब्दों में लिखना था। तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे ये देखते हैं एक बार, और आपने क्या लिखा है उसको भी मैच कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जो मैंने क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए थे, जितने भी टाइप पढ़ाए थे, मैं सबकी तैयारी करी थी, 12 क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। इसमें से 11 क्वेश्चन हूबहू वैसे ही पूछे गए हैं जैसा कि हमने क्लास में। ठीक है, तो चलो, ये तो आप सभी जानते हैं कि भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना हमने सीखा था। तो इसका क्या होता है, तो लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए पहले सूत्र लिख दीजिए कि भिन्न का महत्तम समापवर्तक, या फिर भिन्न का मौसम। जो बच्चे इंग्लिश में लिख रहे होंगे वो क्या लिखेंगे? HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने क्लास में पढ़ा था, तो लिख दो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब HCF और LCM लिखकर भी काम चला सकते थे, लेकिन जब हमें पता ही है तो लिखने में क्या जाता है, हमें 30 वर्ड्स भी कंप्लीट करने हैं। हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे कि हमें चाहिए HCF और न्यूमरेटर में क्या है, 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर क्या है, तो इसका LCM चाहिए, यानी LCM ऑफ 10, 25, 35 एंड 40। अब हम LCM और HCF फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से क्योंकि 2 नंबर का है तो सामने हमको LCM और HCF शो करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रॉफ में कर लेना। मेरे सामने यही स्पेस है तो मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में नहीं किए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। कि 9, 12, 18 और 21 का मैंने आपको ऑब्जर्वेशन मेथड बताया था, वैसे भी कर सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। कि देखो 9 से 18 डिवाइड होता है, बाकी कोई नहीं, तो 9 का हाफ कर नहीं सकते, तो 1/3 करो। कि 3 से 3 से 3 से 3 से सभी डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स 3 आपका HCF हो गया। अब LCM इन सब का फाइंड करना है, तो 10 का मल्टीपल 40 अवेलेबल है, तो 10 का LCM नहीं चाहिए हमको। LCM किसका चाहिए? 25, 35, 40 का। तो 25, 35 और 40 का LCM फाइंड करेंगे। 5 5 जा 5 7 जा 5 8 जा। अब कोई किसी से कैंसिल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 7 × 8, 8 7 जा 56 कैरी, चलो 56, और 5 5 जा 25, 25 6 जा 150 के लिए 0 कैरी 15, और 25 5 जा 125 एंड 5 30 140। तो कितना हो जाएगा? 3/1400। ये हमारा आंसर हुआ। लास्ट में आंसर और उत्तर जरूर लिखेगा। अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल करते, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी हमने क्लास में हूबहू क्वेश्चन पढ़ा था। जहां तक
जो अगर स्टूडेंट क्लास में होंगे उनको ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा। बी अपॉन ए, इसको हम क्या कह लेंगे, बी अपॉन ए इज इक्वल टू 25/100। ओके, ये डेसिमल के लिए 1, 2 डिजिट के लिए 20। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 100। हम कहेंगे पुट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज टू 1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, इन 2a माइनस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस b प्लस 2/9। अब a की जगह पे क्या रखना है, तो 2 इंटू फोर माइनस 1, b के लिए 1 रखना, और यहां पर क्या रखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 2/9। अब 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 प्लस 2/9। अब ये 7/9 प्लस 2/9, एलसीएम 9 हो जाएगा, 7 एंड प्लस 9, यानी आपका आंसर होगा 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। रेशियो में मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू याद करना। तो हम कह लेंगे पुट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इन दिस इक्वेशन। तो आप पुट करके देख लो कि x इज इक्वल टू 2 यानी 2 स्क्वायर माइनस xy यानी 2 इंटू -3। कई बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते थे, मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई अगर एक साथ दो साइन है तो ब्रैकेट में रखना माइनस वाले को, प्लस -3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई यानी 2 प्लस -3। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 यानी -6 प्लस ये 3 का -3 का क्यूब है तो ये -27 डिवाइडेड बाई 2 -3। ओके, आपको पेपर भी ऐसे ही मिला होगा लैंडस्केप मोड में, 3 या 4 लाइन आपको दिया गया होगा, तो ऐसे ब्रेक कर करके लिखे होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा लिखे होंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब 4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -27 डिवाइडेड बाई -1, 4 प्लस 6 10 माइनस 27 डिवाइडेड बाई -1। अब ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाई -1, -1 क्या होता है +1, यानी 17 आपका आंसर रहेगा। ठीक, एक ही तरह का दो क्वेश्चन पूछ लिया। आगे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा, हमने हिंट किया था और खूब पढ़ा भी था, इसलिए आपको बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आने वाला है, इसको ध्यान रखें। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा, 3 लाल 7 सफेद और 2 नीली गेंदों वाली टोकरी में से 5 सफेद गेंदें निकालनी है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस 7 में से 5 निकालना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस 5 निकाल लेना, उसमें से बताओ सफेद, एक सफेद कितना आएगा या 2 सफेद कितना आएगा, 5 सफेद। ठीक है, ये 7 सफेद है जिसमें से 5 ही आपको चाहिए और वो सफेद चाहिए, तो इसके लिए क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ balls is equal to 7 plus 2 plus 5 is equal to 12 और टोटल नंबर ऑफ white balls is equal to 7, लेकिन 7 में से हमें चाहिए कितना, 5 चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे टोटल required number of balls is equal to 5। ठीक है, इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स भी लिख सकते हैं।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्स लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, बट बॉल है तो बॉल लिख लेते हैं, एलिमेंट्स लिखने की क्या जरूरत है, एलिमेंट्स कोई तो बॉल का है कि हमें 7 में से 5 चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू probability is equal to total number of outcomes divided by total number of favorable outcomes divided by total। अब यहां से हम कॉम्बिनेशन फार्मूला यूज करेंगे और डायरेक्ट हम वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन फार्मूला जानते हैं आप, n अपॉन n माइनस आर इंटू आर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 30 वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होगा। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं, क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है कि आपको 5 गेंदे चाहिए, कितनी में से, 7 में से, यानी आपके पास 7 सफेद गेंदे हैं जिसमें से आपको जरूरत कितने की है, 5 की। ओके, अब 7 सफेद गेंदे किस में से निकलेंगी, 12 गेंदे ना, 12 में से आप 7 गेंदे निकालना है सफेद और 7 में से 5 निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि हमारे पास 12 है, 12 में से 7 निकाल, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो गया कि जितने की जरूरत है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये कॉम्बिनेशन फार्मूला, तो n अपॉन n माइनस आर इंटू आर, तो ये n के लिए क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, इसके लिए लिख रहा हूं 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब यहां पे n क्या है, 12, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपके पास स्पेस नहीं होगा, तो उसके लिए आप रॉफ में सॉल्व कर लो और डायरेक्ट आंसर कर लो। तो आप सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर क्या जगह एक लाइन और लिख लेते हैं, इस 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेना, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 है। तो आप लिख लो, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिखा दो कि भाई हम जानते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या रखेंगे, 12 माइनस 7 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। देखो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और 5 फैक्टोरियल को भी आप विस्तार पूर्वक लिख लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन लिखना नहीं। अब इसके बाद का जितना भी कैलकुलेशन है सबको आप रॉफ में करेंगे और उसके बाद आंसर दे लेंगे, ठीक है, और आंसर हो जाएगा 7/264। मैंने रॉफ में करके देख लिया है, आप लोग भी रॉफ में करके लिखे होंगे, जो लोग ऐसे किए होंगे इतने पे ही आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास है ए बी तथा सी एक कार्य को। देखो टाइम इन वर्क में हम पहले क्लास में ऐसा ही यही क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपको मैं ये भी बताता हूँ कि मेंस से कैसे करेंगे, प्रीलिम्स में कैसे करेंगे, और टेस्ट सीरीज में भी हमने पूछा, टाइम एंड वर्क से भी पूछा था, पाइप एंड सिस्टम से भी पूछा था, ए बी सी वाला ही पूछा था पाइप एंड सिस्टम में, लेकिन ए और बी पानी भरने वाले थे और सी पानी निकालने वाला था। तो हम कैसे कर लेंगे, आइए देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, 5 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली।
तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त। तो कुछ बच्चे बहुत ही जल्दबाजी की हैं कि 1/4 जोड़ 1/5 जोड़ 1/10 बराबर 1, ऐसे करके तुरंत सॉल्व करिए। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं ना। क्या लिखेंगे? माना कुल काम, लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। कुल काम कितना है? 1। अब लिखेंगे वर्क डन बाय ए बी सी respectively in 1 day। एलसीएम 20, 4 पंजे 20, 5 चौके 20 और 10 दूना 20। इतना काम कितना दिन में होगा? 1 दिन में। तो अब एक काम कितना में हो जाएगा? तो 1 गुना ये 20 उल्टा हो जाएगा, 20/4 5 9 2 11 दिन। इतने दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। तो एक ही काम अपने माना था, एक ही काम पूरा करना है। तो क्या करेंगे? 20/11 दिन को, अब कभी भी अंश को बड़ा नहीं रखते हैं, तो 11 एकम 11 और बचा कितना? 9/11 दिन आपका आंसर हो। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। क्यों नंबर कटेगा? इस पेपर में तो 50 में 50 लाना इजी है, इजीली ला सकते हैं और बहुत सारे पास के बच्चे लाएंगे भी, इस बार मुझे पूरा यकीन है। अब देखिए, वैदिक गणित के निखिलम सूत्र से हल करें। मैंने आपको उर्ध्व त्रिज्यव्याम निखिलम से गुना करना, भाग देना, हर चीज सिखाया था ना वैदिक मैथ में। वो बड़ी क्लास हमने पढ़ी थी वैदिक मैथ की। तो देखो, वैदिक सूत्र से निखिलम सूत्र निखिलम से हल करें, तो निखिलम से कैसे इसको हल करेंगे? निखिलम में कैसे हल किया जाता है? तो ये 98 और ये क्या है? 93। तो इसके लिए हमें बेस मानना पड़ता है। इसको नाइन्टी 8 इंटू 94 here बेस वैल्यू। ठीक है, हमने बेस वैल्यू मान लिया। बेस वैल्यू को क्या कहते हैं? आधार मान भी कहते हैं। यहाँ आधार कितना है? तो हमने 100 मान लिया। आधार क्या होता है? जो जिसके नजदीक की वैल्यू हो, 10 के मल्टीपल में, 100 90 80 कुछ भी मान सकते। 100 मान लिया और फिर हम विचलन मानेंगे, डेविएशन। तो डेविएशन फाइंड करना होता है, जिसको हिंदी में विचलन कहते हैं। तो विचलन कितना हो जाएगा? तो 100 से देखो 98 कितना दूर है? -2। और 96 कितना है? -4। तो ये हमारा विचलन हो जाएगा -2 और -4। तो अब कैसे गुना किया जाता है? तो आप 98 और 96 लिखेंगे और फिर इसका विचलन है -2 और इसका विचलन है -4। ठीक है, ऐसे करके इसको 2 भाग में बांट लेंगे और इस दोनों का गुना करके लिखेंगे। तो 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8। लेकिन इसके बाद एक अंक नहीं होना चाहिए, तो 2 अंक करने के लिए आगे 0 लगा दें। अब आप 90 क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर लेंगे कि 96 में से एडिशन भी होता है, जो भी वैल्यू है वो करेंगे। 96 - 2 इज 94 और 98 - 4 इज 94। मतलब किसी को भी घटा के लिखिए 94 ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 9408। ये हमारा उत्तर हो गया। मैंने वर्ग निकालना भी सिखाया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा। उत्तर या आंसर करिए। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुका, बोला कि क्या बोला है? उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करें। तो बीजांक क्या होता है? बीजांक में मैंने आपको क्लास में समझाया था, है ना। तो सबसे पहले देखिए बीजांक कैसे जांच करेंगे। हमारा उत्तर क्या है? 9408।
तो इसका हम निकालेंगे बीजांक। बीजांक, इसका बीजांक कैसे निकलेगा? तो 9 जोड़ 4 जोड़ 0 जोड़ 8, तो ये क्या होता है? 8 4 12 और 9 21। अब फिर से इस 21 को भी जोड़ेंगे, यानी 2 जोड़ 1 कितना है? 3, यानी सिंगल डिजिट में नंबर आना चाहिए। तो ये हो गया 9408 का बीजांक। बीजांक ठीक है। अब इस दोनों का बीजांक निकालेंगे। कि दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास बीजांक है, संख्या है 98। अब इसका बीजांक 9 जोड़ 8 कितना होता है? 17। अब फिर 1 जोड़ 7, इसका बीजांक 8 हो गया। फिर हमारे पास है 96, इसका बीजांक निकालेंगे। 9 प्लस 6 15। अब इसका भी निकालेंगे, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। लेकिन इन दोनों का तो गुना कराना था, तो अब इनका गुना करें। बीजांक का गुना, 8 गुना 6 कितना होता है? 48। अब फिर इसका भी बीजांक निकालेंगे। 4 जोड़ 8 कितना होता है? 12। अब 12 का भी जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक हम यही प्रोसेस करते रहेंगे। ये कितना आ गया? 12। 12 का बीजांक क्या होगा? 1 जोड़ 2 बराबर 3। ये दोनों के गुणनफल का बीजांक निकला। क्या निकला? बीजांक ऐसे लिख लेंगे, ये इसका हो जाएगा बीजांक और ये इसका हो जाएगा बीजांक। ठीक है। तो अब ये था बीजांक 1 और ये था 2। हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 उत्तर सही है। ठीक है। ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, इसका भी बीजांक 3 मिला, इसका भी बीजांक 3 मिला, तो 1 और 2 बराबर होंगे तो उत्तर सही है। ये हुआ उत्तर की जांच बीजांक से। अब थोड़ा सा इसमें जल्दी भी कर सकते थे कि यहाँ यहीं पर कर सकते थे बीजांक क्या होता है, कैसे कैसे गुना किया है, लेकिन करना ही पड़ता है। थोड़ा सा लेंदी पूछा भी है कि इसका बीजांक काफी लंबा जा रहा है निकालना, कभी कभी डायरेक्ट जल्दी भी आ जाता है। तो थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा टफ है। पेपर तो टफ बिल्कुल नहीं, पेपर तो बहुत ईजी है, टेक्निकली थोड़ा सा देख लेना है। किसी दस्तावेज के 30 प्रिंटों को प्रिंट करने में पृष्ठों को एक को 2 घंटे का समय लगता है। ये टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। अब आप प्रिंट करें या जो करें, कोई भी काम करें तो काम ही होता है। ठीक, मैंने तो रसगुल्ले खाने का भी बताया था, तो रसगुल्ला खाने को तो नहीं बोलेगा, ये प्रिंट करने को बोल दिया। A can print 30 pages of a document in 2 hours. B takes 5 minutes to print a page. एक पेज को प्रिंट करने में B को 5 मिनट लगता है। How many pages किसी दस्तावेज के 30 पृष्ठों को प्रिंट करने में A को 2 घंटे का समय लगता है और B को एक पृष्ठ प्रिंट करने में 5 मिनट लगते हैं। याद करें कि B कितने पृष्ठ प्रिंट करेगा जितने समय में A 60 पृष्ठ प्रिंट करता है। तो 30 पृष्ठों को प्रिंट करने में 2 घंटा, तो 60 प्रिंट को पेश करने में निकालते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, 6 नंबर तक 2-2 अंक का था। ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए 30 पृष्ठ या फिर एक 30, चलो हिंदी में लिखे 30 पृष्ठ 2 घंटे में प्रिंट करता है, 2 घंटे, इसलिए 60 पृष्ठ कितने में?
तो 2/30 गुना 60 बराबर 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि बी को एक पृष्ठ प्रिंट करने में 5 मिनट लगता है, तो ज्ञात करें कि बी कितने पृष्ठ प्रिंट करेगा जितने समय में ए 60 प्रिंट कर लेगा। यानी बी के लिए दिया गया समय हम कितना कहेंगे, तो बी के लिए प्राप्त समय बराबर 4 घंटा। ये जो हमने निकाला है कि ए 60 प्रिंट प्रेस करने में 4 घंटा लेगा, तो बी के लिए 4 घंटा मिला है। अब कुछ प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोला है आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार भाई, बी 5 मिनट में एक पृष्ठ प्रिंट करता है, तो बी 1 मिनट में 1/5 पृष्ठ। अब ये 4 घंटा को हम क्या कह सकते थे, इसलिए बी 4 घंटा, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी, इसलिए भी 4 घंटा बराबर 4 गुना 60 मिनट, यानी बी 240 मिनट में 1/5 गुना 240 पृष्ठ प्रिंट कर लेगा। कैंसिल कर लो, 5 4 जा 25, यानी 48 पृष्ठ। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करके लिख देना। और ये 60 मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, उससे कम भी रहेगा तो कोई बात नहीं। चले आगे, आपने देख लिया 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 4 नंबर के लिए है, 4 मार्क्स के लिए। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है, क्लास में हमने एज इट इज क्वेश्चन पूछा था कि जब डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में आपको डेटा गिवन रहे, दिया रहे, तो हम धारा की चाल यानी स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ भव्य मीन्स भव्य किसी का नाम है, यानी बोट है, हम क्या कहेंगे, भव्य धारा की दिशा में भव्य बोला है तो हम कहेंगे लेट ओरिजिनल स्पीड या स्पीड ऑफ भव्य इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फिर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब फिर से, तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमें x और y का वैल्यू क्या है कि x प्लस y, अब ये कैसे गया है, तो 2 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में, तो 2 किलोमीटर है और 25 मिनट को हम 25/60 लिख सकते हैं। 25/60 रॉफ में कर लेना, ये 25/60, 5 5 25, 12/60, यानी 5/12 घंटा। और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, उल्टा हो जाएगा, यानी 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा मिला ना हमें स्पीड। फिर x माइनस वाई, यहां पर भी 2 किलोमीटर ही इसको जाना है, किस स्पीड से जाएगा, इस बार 35 है तो 35/60, ये मैं रॉफ के लिए कर रहा हूं,
आप सामने नहीं करने किए होंगे उम्मीद है। और 7/12, तो हम 7/12 आर लिख देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं 24/7 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन। ठीक, अब लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1+2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1-2, क्योंकि हमको चाहिए क्या धारा की गति यानी y चाहिए, तो एक में से दो घटा लो। अब इक्वेशन में लिख कैसे काटने की जरूरत नहीं है, पेज का भी ध्यान रखना होता है कि कितना पेज है। कि अब ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इक्वेशन 1 और 2 से देखो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। मैं आपको एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप करना नहीं किए नहीं होंगे तो ज़्यादा है। कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स एक्स कैंसिल होके बचेगा क्या 2y इज इक्वल टू, इस दोनों को प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे 24/5 माइनस 24/, इसको हल कर लेंगे तो y का मान दे 7×5 = 35। ओके, 2y का वैल्यू देन y इज इक्वल टू ये 24 से कट जाएगा यानी 24/35 किलोमीटर। ये बात समझ में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा आंसर आएगा क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर में दिया तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा। ठीक है, तो ये था बोट एंड स्ट्रीम, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। हमने क्या पढ़ा था कि भाई 20 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है और 20 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो 4-5 आगे जोड़ के हमने तुरंत निकाल लिया था। ये 2 किलोमीटर पूछा है, तो भाई 2 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और आने में आपको 25 मिनट लगा है, मतलब 1 घंटे से भी कम लगा है, तो इसमें ऐसे ही आएगा ना। ओके, चलो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आप अपने आंसर पे आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या है। आगे देखिए, अब ये रहा, ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है रीजनिंग से। रीजनिंग से काफी कम क्वेश्चन इस बार पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा था जनरली 2-2 नंबर का, लेकिन 4 नंबर का एक ही पूछ लिया और ये डायग्राम दिया हुआ था कि ऋषभ शुरू में चिड़ियाघर का सामना कर रहा था। तो चिड़ियाघर आपका किधर है, ये रहा, तो आपको स्टार्टिंग में ये दिया हुआ ही है कि ये चिड़ियाघर में है, तो हम सॉल्यूशन के लिए अपना ये काम, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। 135 डिग्री वाला ही क्वेश्चन कराया था और फिर उलट के जाने वाला ही क्वेश्चन कराया था मैंने आपको डिस्टेंस है एंड डायरेक्शन वाले चैप्टर में, जहां तक याद रहोगा देख 135 डिग्री घूम रहा था, 135 डिग्री मुड़ता है। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में, तो घड़ी यहाँ 12 है तो टिक 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 ऐसे ही चलती ना, तो यहाँ से 135 कैसे मुड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो 90 डिग्री पहुंच जाएगा और 90 में ये 45 डिग्री और चलेगा, ये कितना हो गया 135 डिग्री का एंगल। ओके, वेयर इज ही फेसिंग नाउ, एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि अभी ये किस तरफ फेस कर रहा है, तो ये बस स्टैंड को फेस कर। ओके, फिर देन ही टर्न्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस गार्ड। अब यहां से ये मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज गार्डन को फेस करने के लिए, तब यहां से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे ऐसे, गार्डन यहां पर है तो यहां से ये ऐसे फेस करके गार्डन के पास पहुंच जाएगा। तो कितना, तो एक सीधी लाइन पर अगर चला तो ये 180 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, तो 180 और 90 कितना होता है 270 डिग्री की, 270 डिग्री घुमा तो गार्डन में पहुंच गया। ये तो हमने डेटा निकाल लिया। पूछा क्या है, व्हाट एंगल डिड ही टर्न थ्रू, तो 270 डिग्री आंसर तो मिल गया।
लेकिन आंसर लिखने का थोड़ा सा तरीका हमारे पास मैनर होना चाहिए कि कैसे आंसर लिख रहे हैं, उसी पे आपका मार्क्स डिपेंड करेगा कि 4 नंबर आपको दिया जाए कि 1 नंबर दिया जाए कि 2 नंबर दिया जाए। तो हम कहेंगे क्या आपको कहता कि पहला क्वेश्चन क्या था, अब वह कहाँ है, वेयर इज ही फेसिंग नाउ। तो हम कहेंगे नाउ ही इज फेसिंग बस स्टैंड। हिंदी में क्या लिखेंगे कि अभी वह बस स्टैंड की तरफ, बस पड़ाव की तरफ, जो भी हिंदी में लिखा होगा, की तरफ फेस कर रहा है, उस तरफ देख रहा है, ठीक है, या उसके सामने खड़ा है, बस स्टैंड। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट एंगल डिड ही टर्न थ्रू। तो हम लिखेंगे यहां से देन ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज to face the garden is equal to, कि हमारा ये आंसर होगा, हमें कुछ बातें लिखनी पड़ेगी, बाकी तो फिगर उसी ने दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक, आंसर सीट में हम क्वेश्चन बना लेंगे ऐसे और एरो से ऐसे ऐसे शो कर देंगे, ठीक है, नंबर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन स्टार्ट होगा और 8 मार्क्स के लिए आपको 100 वर्ड्स मिलते हैं, ये 100 वर्ड्स में करना है। कैसे करेंगे, मीनाक्षी ने 4500 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 माह बाद 60,000 रुपए की पूंजी के साथ अनिल इस व्यापार में शामिल हो गया और 6 महीने बाद सुनील 90,000 रुपए के साथ शामिल हो गया और साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 16,500 रुपए के लाभ में से कितना मिलेगा। देखो, व्यापार में शामिल और 6 महीने, ध्यान रखना, याद करो, जो भी स्टूडेंट क्लास में पढ़े हैं वो देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ आपको रोका था, ठीक है, जो आलिया ज्वाइन कर रही थी 3 महीने बाद, तो आफ्टर अनदर 3 मंथ्स बोला था। तो ये देखो, पहले 3 माह के बाद ये ज्वाइन किया है और अनिल, तो पूरा साल का बिजनेस रहा है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने के बाद मतलब 9 महीने के लिए अनिल रहा होगा और 6 महीने मतलब अनिल के आने के 6 महीने बाद, और 3 ही बचे हुए। ज्यादा क्लियर है इंग्लिश में, आफ्टर 3 मंथ्स Anil joined her with a capital of 60,000 and after another 6 months, after another 6 months means क्या कि अनिल के आने के और 6 महीने बाद, नहीं तो उसको लिखना होता है कि आफ्टर 6 मंथ, कि भाई स्टार्टिंग से तब मानते जैसे आफ्टर 3 मंथ, तो स्टार्टिंग से 3 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ तो 6 महीने के बाद, आफ्टर अनदर 6 मंथ मीन्स और 6 महीने बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ी सी टेक्निकलिटी दिखाई है। अब इसके लिए हमें 100 वर्ड्स लिखना है, तो ये तो क्वेश्चन हम यूं ही कर सकते हैं तुरंत, लेकिन वर्ड्स कहां से लाए, तो देखिए कितना लिखना पड़ेगा इसके लिए। मीनाक्षी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹4500। तो हम यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ, वी नो रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑफ मीनाक्षी इज इक्वल टू 45,000 फॉर 12 मंथ्स। फिर लिखेंगे
कैपिटल ऑफ अनिल इज इक्वल टू, अनिल का कैपिटल कितना है 60,000, 60,000 फॉर, क्या बोला है, आफ्टर 3 मंथ, यानी 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मंथ, देन कैपिटल ऑफ सुनील, सुनील इज इक्वल टू 90,000, 90,000 फॉर, अब इसका 9 मंथ बचा है तो 9 माइनस 6 मंथ, दैट मीन्स 3 मंथ्स। क्लियर है, हमने सब कुछ निकाल लिया। अब जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ऐसे कर लेंगे। तो अब लिख लेना मीनाक्षी इज टू अनिल इज टू सुनील, ठीक। और हम किस चीज का रेशियो फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट का। इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 45,000 12 महीने, तो 45,000 इंटू 12, अनिल का कितना है 60,000 9 महीने, ठीक है। और सुनील, सुनील है भाई, सुनील का कितना है 90,000 कितने महीने तक, 3 महीने तक। मंथ हम लिखे या ना लिखे तो कटना है, लेकिन लिख लेते हैं, कटेगा तो बाद में बताएंगे। अब यहां से आप इसका कैलकुलेशन रॉफ में कर लेना और डायरेक्ट वैल्यू लिख, ठीक। कैसे, ये मंथ से मंथ कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आप रफ में कटा के देख लेना। ये कटने के बाद क्या आएगा, 2:2, ठीक है। अब हम कहेंगे वी कैन से प्रॉफिट ऑफ, पूरा प्रॉफिट, वी कैन से प्रॉफिट ऑफ मीनाक्षी, मीनाक्षी अनिल एंड सुनील इज इक्वल टू 2x 2x एंड x, ठीक है। 2x 2x x मान लिया, इसमें x लगा दिया। अब हम कहेंगे 2x प्लस x is equal to 16,500, then 5x is equal to 16,500, then x is equal to 16,500 divided by 5, 5 3s are 15, 5 3s are 33, ओके। तो अब प्रॉफिट ऑफ मीनाक्षी 2x 2 into 3300 आंसर, ठीक है। अब वैसे ही और सबका लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑफ
नील इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 300 यानी 66 है आंसर। प्रॉफिट ऑफ नील इज इक्वल टू तीनों का आंसर पूछा था, तीनों का आंसर देखो। बोलोगे कि इतना बड़ा 100 वर्ड्स के लिए है, 8 नंबर आपको मिलने जा रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना। देख रहे हो, एक ही बात मैंने कई बार लिखा है, ताकि नहीं तो ये तो इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इतने में हम नहीं करेंगे, वर्ड्स लाएंगे, इस पे आपको 8 नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 8 नंबर की। ठीक, तो इसके लिए भी मैक्सिमम लिखने की कोशिश करेंगे। 600 किलोमीटर की यात्रा में तेज गति की ट्रेन धीमी गति की ट्रेन की अपेक्षा 3 घंटा कम समय लेती है। यदि धीमी गति की ट्रेन की गति तेज गति की ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दोनों की गति है। क्या कहेंगे, माना तेज गति की ट्रेन की गति x किलोमीटर पर आवर, मान सकते हैं, तो मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीजीपीएससी मेंस है तो हमें तो डिस्क्राइब करना ही है ना, हर एक चीज लिखें, पूरा क्वेश्चन लिखें। जितना कॉपी आपकी सुंदर लगे। क्या बोला है, 3 घंटे कम समय लेती है, दूरी दिया गया है, तो हम क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, आपको डिस्टेंस अलग से करने की जरूरत नहीं है कि 600 किलोमीटर ये गई होगी, धीमी गति से जाएगी तब इसको टाइम ज्यादा लगेगा, और फास्ट तेज गति से जाएगी तो टाइम कम लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, हु बहु क्वेश्चन मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम में भी कराया। 600 बटा धीमी गति x माइनस 10, अब इसमें से माइनस करेंगे 600 बटा तेज गति x, तो यहां पर टाइम ज्यादा मिलेगा, दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, x ज्यादा है ना स्पीड, तो टाइम कम मिल जाएगा। तो कितना कम, 3, दोनों में 3 घंटे का अंतर है। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि ये हमारा एलसीएम है, x माइनस 10 इंटू एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये से कैंसिल, 600 इंटू एक्स माइनस माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे, 600 एक्स माइनस 600 माइनस माइनस प्लस 6000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच 6000 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3 कैंसिल, यानी 2000 एक्स स्क्वायर माइनस 10। ठीक है,
अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 2000 समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कैसे कि मल्टीप्लाई करने पे 2000 एक्स स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 10x आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। 50 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 50। अब यहाँ से हम 40 कॉमन कर लेंगे तो फिर से x माइनस, अब फिर से x माइनस 50 हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 40 इज इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इज इक्वल टू अगेन 0। तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये तो संभव है नहीं ना कि माइनस में आपका स्पीड आए। तो x हमको मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन है कि कार है, क्वेश्चन में क्या था, ट्रेन है। पूछा क्या है, दोनों ट्रेनों की गति, दोनों रेलगाड़ियों की गति या ट्रेनों की गति। अब ट्रेनों लिखा है तो हम क्या, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू हमने क्या माना था, x, x बराबर 50 किलोमीटर पर आवर आंसर, और स्पीड ऑफ रोड ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारे। तो आपको ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि लग रहा होगा कि इतना जितना हमने एक्सप्लेन किया है ये सफिशियंट है एक्सप्लेनेशन। ऑलमोस्ट 100 वर्ड हो गया, बड़ा क्वेश्चन है, क्वालिटी की क्वेश्चन फॉर्म किया है तो आता है भाई। 8 नंबर आपको ऐसे ही एक ही क्वेश्चन में नहीं दे रहा, ठीक है। इस बार तो सीसेट जितना टफ था उससे तो उसके कंपेरेटिवली बहुत ही इजी हमारा मेंस का पेपर, ठीक है। चलो, बहुत कुछ नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, पर क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी तो है। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 12 डीआई। और देखो हर बार डीआई में क्या रहे, क्वेश्चन नंबर 12 में अथवा यानी और करके एक और क्वेश्चन का ऑप्शन रहता था कि भाई दोनों में से किसी को आंसर दो। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो पीएससी ने पूछा बट वो क्वेश्चन देना वो भूल गया। तो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास डीआई, दो चीजों को मिलाकर एक क्वेश्चन है। ये क्या है कि 6 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत का वितरण, कुल विद्यार्थी 6000, परसेंटेज बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट स्कूल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 6000। ओके, और ये स्टूडेंट्स मीन्स क्या होता है, स्टूडेंट्स मीन्स बॉय एंड गर्ल बोथ। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें ये बॉय और गर्ल ये दोनों मिलाकर 6000 है और 6000 का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये क्या है, यहाँ तो कुल विद्यार्थी है बट इसमें से पुरुष विद्यार्थी यानी नंबर ऑफ बॉयज इन ईच स्कूल आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट, हर स्कूल में कितने लड़के हैं पूरे 6000 में। तो देखो यहाँ तो क्लियर है, स्कूल ए में लड़के कितने हैं 500, स्कूल बी में कितने हैं 400, स्कूल सी 900, स्कूल डी 600, स्कूल ई 1200 एंड स्कूल एफ, स्कूल एफ में कितने 100 भी लड़के। तो जितने लड़के होने थे हो गए, बाकी क्या है लड़कियां हैं। तो अब इसमें कुल निकालेंगे कि टोटल कितने हैं। तो टोटल मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉफ कर ले रहा हूँ, ये रॉफ वर्क समझना, आपको मेंस में ऐसे नहीं कर, आपको तो देख देख कर ही काम कर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज इक्वल टू कितना, 12%। 12% ऑफ 6000 इज इक्वल टू कितना होगा, 72। देखो 1% 60 हो जाएगा तो 12%, 12 72 एंड 0 700। वैसे ही स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ई एंड स्कूल एफ का फाइंड कर लेंगे। ओके, तो स्कूल ए बी में कितना है 9%, स्कूल सी 26%, स्कूल डी 18%, स्कूल ई 29% एंड स्कूल एफ 6% ऑफ 6000। ठीक है ना, ऑफ 6000। मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, आप लिख लेना। या फिर आप तो लिखे ही होंगे। ये लिख लेना क्या है, ये तो हम देख रहे हैं कि कैसे करना था और आगे से एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। तो 9% ऑफ 6000, तो आप डायरेक्ट लिख लो, आपको कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। कि 1% देखो सब में 60 हो रहा है, तो सब में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 9 6 54, 540 एंड 26 इंटू 60 0, ये क्या है 26 है, तो ये 0 हमने ले लिया। अब 6 6 36 कैरी 3 एंड 6 2 1260। फिर 18%, तो 1% कितना है 60, 0 18 6 108 1080, 29%, तो 29 इंटू 60 0 एंड 6 9 54 कैरी 5 एंड 6 2 12 एंड 5 1740 एंड 6% ऑफ 60 600, 6 6 36 300। क्लियर है, ये क्या है, ये है बॉय प्लस गर्ल। अब आप इसमें से माइनस कर लो, एक ही बार इसको टेबल फॉर्म में रख लो तो और अच्छा है। बॉय प्लस गर्ल ये का डेटा है और इधर हमारे पास ओनली बॉयज का डेटा है। ओके, कुल पुरुष विद्यार्थी नंबर ऑफ बॉयज है। तो बॉयज कितना है स्कूल ए में 500, इसमें से 500 माइनस कर लेंगे, इसमें से 400, इसमें से 900, 600, 1200 एंड 100। तो फिर ये इसको माइनस किए बॉयज को, तो क्या मिलेगा गर्ल। सबको आप माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगी गर्ल्स। यहाँ पर हो जाएंगी 5 and 2 220 गर्ल्स, 140 गर्ल्स। देखो 4 माइनस करेंगे तो, और ये 0 6 12 माइनस 9 इज 360 गर्ल्स, और ये 6 and 4 10 480 गर्ल्स, 12 and 5 540 गर्ल्स एंड 260। क्लियर कि भाई इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक ग्राफ और हम वहां पे शो करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर लेंगे। एक ही बार हमने सारा काम कर लिया। अब आगे देखो, अब मैं वो बार बार तो ग्राफ लेकर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने जो अभी अभी ग्राफ बनाया था, देखो स्कूल ए बी सी डी ई में टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट मीन्स बॉय प्लस प्लस गर्ल, इसमें से बॉयज को हम माइनस कर देंगे सब में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा गर्ल्स, इसमें से माइनस कर। ओके, ताकि हमें बार बार उस पिछले वाले पेज पे ना जाना पड़े। आपके पास तो एक साथ में रहेगा ना पेज, हमारे पास नहीं आ सकता, इसलिए हमने ऐसे लिखा। क्वेश्चन क्या है, स्कूल सी, स्कूल ई की महिला विद्यार्थी एवं स्कूल डी के पुरुष पुरुष विद्यार्थी की संख्या का योग कितना। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ई, यानी स्कूल सी स्कूल ई नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी टुगेदर, तो कितना हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, अकॉर्डिंग
टू अबव टेबल। एक बार आपने टेबल सॉल्व किया होगा तो अबव टेबल। ओके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल P and E is equal to 660 plus 550, that is 0 6 and 4 10 के लिए 0 carry 1 1200, and total number of boys in school D is equal to 600 is 300। क्लियर है? 1800 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल सी के कुल पुरुष विद्यार्थियों की संख्या स्कूल बी की महिला विद्यार्थियों की संख्या। स्कूल सी के पुरुष विद्यार्थी, ठीक है, स्कूल बी की महिला विद्यार्थी, स्कूल बी की महिला विद्यार्थी। अब स्कूल ए के स्कूल ई की कुल विद्यार्थी की संख्या का अनुपात कितना है? What is the ratio of the number of boys in school C, the number of girls in school B, and the total number of student in school E? हमको ऐसे लिखना होगा फिर से, according to above table, उपरोक्त टेबल के अनुसार, तो नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, स्कूल सी में लड़के कितने? 900 की संख्या। स्कूल बी की महिला विद्यार्थियों की संख्या एवं स्कूल ई के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल बी कितनी है? 1 एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल बी। यही पूछा है ना, इसी तीनों का रेशियो, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1740। अब आप इसको एक बार रॉफ में कर लेना, 900 140 17400 000 कैंसिल। अब ये 2 से कटेगा, 45 ये 7 हो जाएगा, और ये 2 8 16 2 7 यानी 87। तो आपका आंसर डायरेक्ट लिखना 45:7:7 करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूल एफ की कुल विद्यार्थियों की संख्या स्कूल ई के पुरुष विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? तो फिर से अकॉर्डिंग टू above table, total number of student in school F, capital F, total number of students in school E, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल एफ स्कूल एफ में टोटल कितने हैं? 360 360 माइनस टोटल नंबर स्टूडेंट स्कूल ई, स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ई में क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं? 1200। तो ध्यान है, डिफरेंस पूछा है, तो ये छोटा हो गया तो वो बड़ा, तो मॉड लगा लेना, या फिर ऐसे भी लिख लेना, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, नंबर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो 1200 में से 3 गुना हो गया 900, फिर 900 में 60 गया 800, 840 लिखेंगे अभी अंतर यानी डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस। टेबल बन गया तो सब कुछ आ जाएगा। हमसे ये टेबल में मिस हो गया था, तो करना क्या है, एफ वाला को एक और लिख लेंगे, और आपको तो एक ही बार टेबल बनाना है, बार बार बनाना नहीं।
तो 360 100 स्कूल ई की महिला विद्यार्थियों की संख्या स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। स्कूल ई की महिला विद्यार्थियों की संख्या किस स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर? In which school the total number of student is equal to the number of girls in school E? स्कूल ई में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 500। और स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट कितना है? ठीक है, फिर से वही, बस आपको लाइन लिखते जाना है। अकॉर्डिंग टू above table it is clear that total number of students in school B is 540 and number of girls in school E is 540 is equal. Okay, so school B is answer. ठीक है, बस 2 लाइन लिख लेंगे। क्लियर है? तो ये रहा सारा का सारा डीए। 4 क्वेश्चन पूछा था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स का। ओके, तो कह सकते हैं कि काफ़ी इजी था और हर बार के मेंस के पैटर्न को फॉलो भी नहीं किया है। बहुत सारे मेंस के सिलेबस में बातें कही गई थी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही रहेगा, कि हर एक बार बीच में कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही पूछ लिया था आपके रेशनल नंबर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या कहते हैं मीन मीडियन मोड, ये सारी चीज़ें प्री में पूछ लिया था, तो मैं इसमें नहीं पूछा। ओके, लेकिन पढ़ना सब है, तैयारी जम के कीजिए। किसी भी तैयारी से संबंधित चीज़ों के लिए, बात के लिए, क्लास के लिए, वीडियो क्लास के लिए, नोट्स के लिए आप पाथ आईएएस अकेडमी से कर सकते हैं। आप पाथ आईएएस अकेडमी को कॉल